अगर आप एनसीईआरटी के अंदर देखोगे, एनसीईआरटी के अंदर एक डेफिनेशन दे रखी है मैट्रिक्स की। एनसीईआरटी कहती है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैंने मैंने आपको पढ़ाया कि मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम 3 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व कर सके। लेकिन मैंने आपको अभी तक नहीं पढ़ाया कि मैट्रिक्स होते क्या हैं। मैट्रिक्स होते क्या हैं वो तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं। तो मैट्रिक्स होते क्या है वो एनसीईआरटी आपको पढ़ा रही है कि मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो मैट्रिक्स को एनसीईआरटी कहती है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शन। क्या कह रही है एनसीईआरटी, समझा देता हूँ। रेक्टेंगुलर एरे कह रही है। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है सजावट। तो एक रेक्टेंगल सी शेप के अंदर एक सजावट होती है नंबरों की, और उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं सिंपल भाषा के अंदर। थोड़ा बना के दिखा देता हूँ। ऐसे 2 3 5 4 5 6 6 7 9 ऐसे करके एक रेक्टेंगल जैसा होगा। उसमें नंबर ऐसे लिखे हुए होंगे, समझ गए। ऐसे रेक्टेंगल जैसी शेप होगी, ब्रैकेट जैसा कुछ कह सकते हो। उसके अंदर कुछ नंबर लिखे होंगे और उसको इसको हम कहते हैं ये मैट्रिक्स कहलाता है। नंबर्स हो सकते हैं, नंबर कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये वाले नंबर नॉर्मल नंबर हो सकते हैं, या फिर वो इमेजिनरी वगैरह नंबर भी हो सकते हैं। जैसे आयूटा, समझते हैं ना, इमेजिनरी नंबर। कैसे भी नंबर हो सकते हैं, 5 √2, और कुछ भी ले लो, जैसे 0 1, कुछ भी, जैसे √5, कुछ भी ले सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर भी हो सकते हैं, या फिर वो कहता है फंक्शन भी हो सकते हैं। फंक्शन मतलब जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का उम्मीद लगा रहा हूँ चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, तो मोटा मोटा आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कह रहा है कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे होती है, एक रेक्टेंगुलर सी, रेक्टेंगल जैसी सी सजावट होती है। नंबर्स हो सकते हैं, नॉर्मल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कुछ भी हो सकते हैं, या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। ये मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है ना। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ, ठीक है ना। मैंने जो ये वाला मैट्रिक्स बनाया है इसको ऑब्जर्व करना। ये वाला मैट्रिक्स मैंने जानबूझ के जो बनाया, आप ऑब्जर्व करना। मैंने 2 3 5 4 5 6 6 7 9 ये वाले नंबर भरे हैं, सेम एग्जैक्टली ये नंबर भरे हैं यहाँ पे। सेम यही नंबर भरे हैं यहाँ पे। ये नंबर मैंने क्यों भरे हैं यहाँ पे, ये नंबर मैंने क्यों भरे हैं यहाँ पे। मैंने आपको पढ़ाया कि मैट्रिसेस हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इनको सॉल्व कर सके। इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करोगे तो इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको पहले मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके जो नंबर्स होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं ना, इन नंबर्स को ऐसे मैट्रिक्स में उतार देते हैं, समझ गए। ये मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स असल में आप समझो, ये मैट्रिक्स में ये जो नंबर होते हैं ये कहाँ से आते हैं, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर से आते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। रियलिटी में जो होता है कि मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स हम कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे होता है नंबर्स का, एक सजावट होती है नंबर की। ये नंबर आते कहाँ से, लेकिन ये जो नंबर की सजावट है, नंबर आ कहाँ से रहे हैं, ये नंबर एक्चुअली में आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें एक वर्ड जो ये किताब ही कहती है कि ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड का मतलब होता है कि 2 यहाँ है और 2 यहीं रहेगा, 3 यहाँ है और यहीं रहेगा। एक ऑर्डर में कि 2 यहाँ रहेगा, 3 यहाँ रहेगा, एक ऑर्डर में। ये आगे पीछे नहीं हो सकते। अब बोलेंगे सही बात है, आगे पीछे नहीं हो सकते। 2 3 5 लिखा है, ऐसे ही रहेगा। 3 2 5 नहीं लिख सकते। हम बोलेंगे क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर आपने 3 2 5 लिख दिया ना, तो वो हो जाएगा 3 2 ऐसे हो जाएगा, 3x 2y हो जाएगा। अगर ढंग से समझो, ये 2 3 5 आया है, इसका मतलब है कि 2 तो x होगा, समझ गए। 2 3 5 आने का मतलब है कि 2x होगा, 3y होगा और 5z होगा। कोई बंदा यहाँ पे 2 3 5 देख के यही समझेगा ना कि 2x रहे होंगे, 3y रहे होंगे और 5z रहे होंगे, क्योंकि x y z ऐसे उतरे होंगे, समझ गए। अगर आपने 3 2 5 लिख दिया तो बंदा समझेगा कि 3x होंगे और 2y होंगे, ऐसे उल्टा समझेगा बंदा। अगर आपने गलती से 3 को यहाँ 2 को यहाँ लिख दिया, तो ये कभी भी आगे पीछे नहीं करनी, हमेशा फिक्स रखना है कि 2 अगर यहाँ लिखा है तो 2 यहीं आएगा, 3 यहाँ लिखा है तो 3 यहीं आएगा। तो एक ऑर्डर में होते हैं ये एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे होता है। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर फिर इस हिसाब से इसको कैसे जस्टिफाई करोगे। यार मेरी कभी भी लीनियर इक्वेशन के अंदर आयोटा तो आता ही नहीं है।
मेरा आयोटा तो कभी आता ही नहीं है। तो आपको बता दूं, मैट्रिसेस का ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ना, ये बस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए काम नहीं आता, ये कई और जगहों पे भी काम आता है। शुरुआत शुरुआत जब हुई थी ना मैट्रिक्स की, वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही हुई थी। शुरुआत जब हुई थी सबसे पहले, जब मैट्रिक्स के मैथमेटिक्स को बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था। लेकिन बाद में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग वगैरह जो जो करते हैं उसके अंदर, कई और जगहों पे भी इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है ना। तो कई और जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैट्रिक्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ऐसे नॉर्मल नंबर की जगह पे आयोटा बायोटा इस्तेमाल हो रहे हैं, साइन कॉस वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो मैट्रिक्स इसके अलावा ऐसे वाले भी हो सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स कई और जगहों पे भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपको जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। तो आपके केस में जो 90% मैट्रिक्स आएगा वो यही वाला आएगा, नंबर वाले नॉर्मल मैट्रिक्स आएंगे आपके, तो जिसमें नंबर होंगे, क्योंकि आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाएंगे। तो आपके केस में ज़्यादातर मैट्रिक्स वो होंगे जिसमें नंबर्स आएंगे। ये वाले मैट्रिक्स नहीं आएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं, ये वाले मैट्रिक्स भी आएंगे ही नहीं। आएंगे भी तो छोटे मोटे टॉपिक से रिलेटेड आएंगे, और वो आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। ज़्यादातर केसेस में मैं कह रहा हूँ यही वाले मैट्रिक्स आएंगे, नंबर वाले। मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर होते हैं, या फिर जो मैट्रिक्स के अंदर फंक्शन होते हैं, जो भी चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर होती है, उसको मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं, या फिर एलिमेंट्स कहते हैं। उसको मैट्रिक्स की एंट्रीज कहते हैं या फिर एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। मैट्रिक्स को हमेशा, जो मैट्रिक्स है उसको हमेशा इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर है उनसे डोनेट करते हैं। बड़े जो होते हैं ना कैपिटल लेटर ABCD, उनसे डोनेट करते हैं। जैसे इस वाले को डोनेट कर देंगे कैपिटल A से, इसको डोनेट कर देंगे कैपिटल B से, ये कॉमा मार्क दिया, ठीक है ना, कि अलग अलग दिखाने के लिए, ठीक है। इसको डोनेट कर देंगे कैपिटल C से, ठीक है। जो एंट्रीज होती है लेकिन उनको स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं। स्मॉल लेटर से मतलब जैसे जैसे अगर मैं फॉर मैट्रिक्स ए, अगर मैं मैट्रिक्स ए के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं मैट्रिक्स ए के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसकी एंट्रीज को मैं स्मॉल लेटर से डोनेट करूँगा, तो वो डोनेट करूँगा ए से, स्मॉल लेटर, समझ गए, AIJ ऐसे करके डोनेट करते हैं, AIJ। यहाँ पे जो आई होता है, वो होता है रॉ के लिए, और जो जे होता है वो होता है कॉलम के लिए। अब ये रॉ कॉलम क्या होता है इसको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर हम बोलेंगे जो एंट्रीज ऐसे लगी होती है, ये हम कहते हैं ये एक रॉ बना रही है, और एंट्रीज जो ऐसे लगी होती है वो हम कहते हैं वो कॉलम बना रही है। तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या बना रही है, एक रॉ बना रही है, ठीक है ना। ये भी एक रॉ बना रही है, और ये भी एक रॉ बना रही है, समझ गए। और ये कॉलम बन रहा है, ये कॉलम बन रहा है, ये कॉलम बन रहा है, ठीक है, और ये भी एक कॉलम बन रहा है। ऐसे रॉज एंड कॉलम्स के बारे में बात किया जाता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो हम जैसे अगर मैं मान लो कि इस वाली एंट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, 2 के बारे में, तो 2 को पता हम कैसे बोलेंगे, 2 कहाँ है, 2 क्या है, तो बोलेंगे 2 ना, 2 है A11, 2 है A11, समझ गए। 2 जो है वो A11 है, 11 मतलब फर्स्ट रॉ है, फर्स्ट कॉलम, उसका वो रॉ 1 में पड़ती है और फर्स्ट कॉलम में पड़ती है। ऐसे अगर मैं बात करूँ मान लो जैसे 3 के बारे में, तो 3 कहाँ पड़ती है, 3 है A12, फर्स्ट तो उसकी रो है और सेकंड उसका कॉलम है। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं मान लो मैं बात करता हूँ फॉर मैट्रिक्स भी, मैट्रिक्स बी के बारे में अगर हम बात करें, तो उसके एंट्रीज को BIJ से ऐसे डोनेट करेंगे, BIJ से कर देते हैं, बी मैट्रिक्स के एंट्री को BIJ से कर देंगे, ठीक है ना। सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे को बताना B12 बताओ, B12 बताओ, तो B12 1 मतलब फर्स्ट रॉ, और 2 मतलब सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा आपसे, ठीक है ना। ऐसे हम पूछता हूँ B21 बताना जरा, 21, अच्छा 21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो √2। ऐसे C को कैसे डोनेट करेंगे, CIJ से। अयो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना।
एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसको यहाँ लिखवा देता हूँ, पीछे जगह नहीं है, यहीं पे ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि कितनी उसके अंदर रॉज है और कितने उसके अंदर कॉलम्स है, ठीक है ना। कितनी उसके अंदर रॉज है, और ऐसे क्रॉस मार के, क्रॉस भी इसी कलर से मार दिया, रुको चलो दूसरा कलर इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि क्रॉस मार के कितने उसके अंदर कॉलम्स है, कितने उसके अंदर कॉलम्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। ये लिखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें बात करो, ये ए मैट्रिक्स है, इसके अंदर कितनी रॉज है, हम बोलेंगे कितनी रॉज है, 3 रॉज है, और कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इसका हम बोलते हैं ऑर्डर, बोलते हैं 3/3। 3 रॉ है, 3 कॉलम है, इसको बोलते हैं 3/3 का ये मैट्रिक्स है। और लिखना कहाँ होता है इसको, यहाँ लिखना होता है, यहाँ राइट हैंड साइड के बॉटम पे 3/3 का इसका ऑर्डर है। ऐसे मैट्रिक्स भी है, तो हम बोलेंगे इसके कितनी रोज है, मतलब 3 रोज है, और कॉलम कॉलम 2 है इसके, तो हम बोलते हैं ये 3/2 का है। और ऐसे 3/2, समझ गए। रॉ और को क्रॉस मार के कॉलम ऐसे लिख देने होते हैं, बस क्रॉस मार के लिख देना है, समझ गए ना। 3 × 2 करके लिख के छोड़ देना होता है बस, कि ये इसका ऑर्डर है कि 3 उसमें रोज है, 2 उसमें कॉलम है, समझ गए ना। और हम बोलेंगे कि इसकी कितनी, हम बोलेंगे इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको कभी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने पड़ जाए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स, तो आप ये जो क्रॉस आपने मार रखा है ना, इस क्रॉस को मल्टीप्लाई कर दो। जो आपका ऑर्डर है जिसमें जो आपने रो इनटू कॉलम कर रखा है ना, समझ गए, उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दो, उसे एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका वो आ जाएगा। समझ गए, एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब समझ गए, मल्टीप्लाई कर देना। हाउ टू राइट इट यार, मतलब इसको कैसे लिख दूँ आपको, ऐसे लिख दो कि रॉ को का प्रोडक्ट कर दो कॉलम के साथ, मतलब वो मैंने ब्रैकेट्स मार के लिख दिया कि ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे बस क्रॉस मार के लिख के छोड़ना, ऑर्डर में लिख के छोड़ना है। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जानने तो मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अगर मैं इसके ऑर्डर जो 3/3 उसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो दैट इज़ 9, और इसके अंदर 9 है, जो कि नॉर्मल सा मैथमेटिक्स है। 3 रो 3 कॉलम, तो 9 तो एलिमेंट होंगे उसके अंदर। इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो 3 दूनी 6 एलिमेंट होंगे इसके अंदर, ऑब्वियसली वो 6 ही है उसके अंदर। और 2 रो 2 कॉलम, तो इसके अंदर 4, तो 4 एलिमेंट है उसके अंदर। तो किसी मैट्रिक्स के अगर टोटल एलिमेंट्स जानना है तो उसके रोज कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल एलिमेंट आ जाते हैं। समझ गए। ऑर्डर जब लिखना है तो रो इनटू कॉलम ऐसे लिख के छोड़ देना होता है। और अगर टोटल एलिमेंट जानना है तो वो जो ऑर्डर जो लिखा हुआ है उसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है ना। अभी कुछ और करने लायक आइटम तो मुझको नहीं दिख रहा, सीधे एग्जाम्पल्स पे आ जाओ, कुछ क्वेश्चन ही कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 एनसीईआरटी के अंदर से कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज, 1 2 3 फैक्ट्री के अंदर मैन वुमेन काम करते, ठीक है ना। कह रहा है रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ 3x2, 3x2 बोलते हैं या 3/2 भी बोलते हैं, समझ गए ना। वो ऑर्डर बता रहा है, 3x2 या 3/2 दो तरीके से बोलते हैं, ठीक है ना। उसका एक मैट्रिक्स बनाना है, इस ऑर्डर का एक मैट्रिक्स चाहिए, ठीक है ना। व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, तो हम बोलेंगे बहुत आसान है, 3 रोज का और 2 कॉलम का, समझ गए। 3 रोज का और 2 कॉलम का ऐसे एक मैट्रिक्स चाहिए उसने बोला था, तो इस इन्फॉर्मेशन को इधर में को डाल देना है। वो अगर आप ढंग से देखो तो इन्फॉर्मेशन पहले ही वैसे लगी पड़ी है, जो क्वेश्चन है वो पहले ही वो ऐसे लग रखा है कि 3 रो बनी पड़ी है, 2 कॉलम बने पड़े हैं, क्वेश्चन पहले ही बना पड़ा है। तो मुझे बस उसको उसको उठा के सीधा सीधा एक मैट्रिक्स के अंदर लिख देना है बस। तो 30, 25, 27, 25, 31 और 26, समझ गए। तो ये मेरा 3/2 का एक ऑर्डर के मैट्रिक्स में मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी इसको रख दिया। और उसके बाद उसने बोला व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, थर्ड रो और सेकंड कॉलम के अंदर, थर्ड रो और सेकंड कॉलम में ये आएगा, अगर आप ढंग से समझो, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, हम बोलेंगे ये रिप्रेजेंट करता है वुमेन इन द फैक्ट्री थर्ड, समझ गए। तो समझ ले, वुमेन इन फैक्ट्री थर्ड।
एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। हाँ ये अच्छा है, ठीक है ना। कह रहा है एक मैट्रिक्स के अंदर 8 ना एलिमेंट्स है तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो अभी मैंने बात करा कि एक मैट्रिक्स के अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए तो आपको उसका वो जो ऑर्डर होता है उसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो ऑर्डर जो होता है उसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देने से आपका टोटल एलिमेंट आ जाते हैं। तो उसने तो टोटल एलिमेंट पहले बता रखे हैं, वो 8 बता रखे हैं। तो ये 8 मेरा कैसे आया होगा, वो जो भी ऑर्डर होगा उसको एक्चुअल में मल्टीप्लाई कर देने से। अब क्या रहा होगा ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, तो मेरे को दिमाग लगाना 8 क्या क्या मल्टीप्लाई करके आ सकता है। 8 × 1 1 × 8 4 × 2 2 × 4 ये 4 पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। ये 4 पॉसिबल ऑर्डर है मेरे मैट्रिक्स के। थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे 8 × 1 के बारे में बात करूँ तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मैट्रिक्स के बारे में। उसमें ऐसे होगा ए से मैं एंट्रीज दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज, समझ गए। ऐसा मेरे मैट्रिक्स होगा 8 × 1 अगर मैं बात करूँ तो 8 उसके अंदर रॉज है और 1 उसके अंदर कॉलम है। ये 8 रॉज हो गई, समझ गए ना, और 1 कॉलम हो गया। 1 × 8 मतलब कि 1 रॉ और 8 कॉलम। एक ए समझ गए ना। तो 8 तो उसके अंदर वो हो गए, कॉलम हो गए, और 1 रो हो गई, तो 1 रो 8 कॉलम। इसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टोटल 8 एलिमेंट है तो वो एक मैट्रिक्स ऐसा भी पॉसिबल है और एक मैट्रिक्स ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। और 4 × 2 4 रोज और 2 कॉलम, 4 रोज और 2 कॉलम, वो कैसा होगा, वो ऐसा होगा ए समझ गए। और 2 रो और 4 कॉलम, तो ए। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वही 4 पॉसिबिलिटीज़ के वहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ के बारे में वहाँ पे बात करा गया, ठीक है ना। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा कंस्ट्रक्ट अ 3/2 ऑर्डर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। 3 उसके अंदर रो है, 2 उसके अंदर कॉलम है, तो कुछ ऐसा दिखेगा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एक एलिमेंट, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, A21 A22 A31 A32। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक अगर मैं 3/2, उसने बोला एक 3/2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स के बारे में बात करना है, तो 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स तो ऐसा दिखेगा जिसमें एक एलिमेंट यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा। यही 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम के अंदर हुआ, तो A11 बोलूँगा उसको, समझ गए। जो एलिमेंट का मैंने AIJ वाला तरीका बताया वो उस हिसाब से। और जो एलिमेंट यहाँ होगा उसको A12 बोलूँगा, जो यहाँ होगा उसे 21, क्योंकि वो सेकंड और फर्स्ट कॉलम के अंदर आ गया। और यहाँ पे वाले को 22, यहाँ वाले को 31, यहाँ वाले को 32। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब उसने आगे जाके क्या कर दिया, उसने आगे जाके बोलते कह रहा है कि आगे जाके मैं आपको एलिमेंट आर गिवन बाय एलिमेंट का एक फॉर्मूला बता रहा है। AIJ = ये है, AIJ एक फॉर्मूला दे दिया, ठीक है ना। कह रहा है AIJ मॉड के अंदर हाफ, पहले हाफ फिर मॉड के अंदर I-3j। कह रहा है ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपके वो एलिमेंट निकलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, इस एलिमेंट को इस फॉर्मूले से निकालूंगा। सो A11 निकालूंगा। सो हाफ ये 1 डालूंगा I की जगह पे, समझ गए ना। ये इसका 1I हो गया, 1j हो गया। इसको यहाँ फॉर्मूले के अंदर डाल दूंगा, -3 1 हो गया हाफ 1 - 3 जो कि -2 हो गया, लेकिन मॉड के अंदर से तो +2 ही निकलेगा जो कि 1 बन जाएगा फिर, ठीक है ना। सो मेरा A11 की वैल्यू 1 आ गई। तो मैं इक्वल टू ऐसे पुट कर दूंगा कि ये मैट्रिक्स का आंसर आ रहा है मेरा। A11 मुझे भी पता नहीं था, A11 मुझे पता नहीं था, ठीक है ना। A11 मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू डाली है। A11 को मैंने फॉर्मूले से कैलकुलेट करा, 1 निकला है, तो A11 की मैंने वैल्यू निकाल के यहाँ डाल रहा हूँ, समझ गए। ये मैट्रिक्स अभी मुझे पता नहीं थी, इसकी एंट्रीज नहीं पता थी। मैट्रिक्स पता था कि 3/2 ऑर्डर का है तो कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन उसके अंदर की एंट्रीज की वैल्यू नहीं पता थी। एंट्रीज की वैल्यू मैं फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ और डाल के मतलब निकाल के
फिर प्रॉपर मैट्रिक्स क्या है उसको पता कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अब ऐसे में क्या करूँगा, मैं A12 निकाल लूँगा, जो कि हो जाएगा हाफ ब्रैकेट में 1 माइनस में 3 2, समझ गए ना। वो आई, वो मैट्रिक्स, वो एलिमेंट का आई और जे ये है, तो उसको वहाँ पे फॉर्मूले में डाल देना है और कैलकुलेट कर देना है। वो हो जाएगा आपका हाफ 1 माइनस 6, 5/2 आ जाएगा, तो यहाँ आगे 5/2। ऐसे करके आपको एक एक एंट्री एलिमेंट को निकाल लेना, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पे रिप्लेस करते जाना है, समझ गए ना। और पूरा मैट्रिक्स आपका हाथ में आ जाएगा। पूरा जो आंसर आ जा रहा है इसके एंड में आ जा रहा है हाफ, ये हाफ आ रहा है। फिर इसका मेरा पहले तो 2 ही सही है, ठीक है ना, बाकी भी सही आ जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन मतलब एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सॉरी, ठीक है। आगे एक टॉपिक स्टार्ट करते किताब, जिसको किताब कहती है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर बस एक कॉलम होता है। ऐसे ऐसे लिख दो, अ मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम लिख दो, हैविंग वन कॉलम, ओनली वन कॉलम लिख दो। एक मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही कॉलम होता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक मैट्रिक्स बनाया मैंने, 2 5 7, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो इसमें हम बोलेंगे भाई 2 5 7 ये आपने एक मैट्रिक्स बनाया, तो इसमें ये एक रो की तरह काउंट होगा। रो हो गई ना, ये एक रो गई, तो 3 रो हो गई इसके अंदर, कॉलम इसके अंदर एक ही है। तो इसका अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछेगा तो ऑर्डर आप बोलोगे 3x1 का, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। ऐसे ही और भी बना सकते हो, 2 से 6, ये क्या है, इसको आप बोलोगे 2x1 का कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। 7 8 7 8, मतलब कुछ भी जैसे बना सकते हो। तो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4x1 का, 4 रो 1 कॉलम। तो हम बोलेंगे ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कॉलम मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर रॉस कितनी भी हो सकती है, रॉस कितनी भी हो सकती है, बस कॉलम एक ही हो, कॉलम एक ही हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड आता है इसके अंदर, जो आता है आपका रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स समझ में आ जाता है, जैसे कॉलम मैट्रिक्स समझ में आए कि अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रॉ, एक मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही रो हो, ठीक है ना। तो इसके आप अपने आप से ही एग्जांपल सोच सकते हो बहुत सारे। तो ये सारे क्या है, सारे के सारे रो मैट्रिक्स है। इसके में क्या बोलेंगे, 1 रो और 3 का है, ये 1 रो और 2 कॉलम का है, ये 1 रो और 4 कॉलम का है। सबके कॉलम कितने भी है पर रो एक है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें थर्ड जो आता है वो आपका आता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रॉ कॉलम के बराबर हो, तो हम कहते हैं अ मैट्रिक्स इन विच, एक मैट्रिक्स जिसके अंदर जो रॉज है वो इक्वल है कॉलम्स के, ऐसे लिख दो, इसमें रॉज कॉलम्स के बराबर है, ठीक ना। तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसके भी आप एग्जांपल आराम से सोच सकते हो, जैसे ये मैंने बनाया 2 3 4 5, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका 2x2 का बोलोगे आपको, समझ गए, इसकी रॉज भी 2 है, कॉलम भी 2 है, ठीक है ना। ऐसे 2 5 7 6 8 11 7 9 25, समझ गए। ऐसे करके इसको बोलोगे 3x3 ऑर्डर का, ये 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है।
नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो आप समझो कि पहले डायगोनल एंट्रीज क्या होती है। डायगोनल एंट्रीज क्या होती है, जैसे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम कहते हैं ये जो एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती है, ठीक ना। यहाँ पे ये वाली जो एंट्रीज है ये डायगोनल एंट्रीज कहलाती है। आपको याद होगा डायगोनल हम कहते थे कि जैसे ये है स्क्वायर, तो ये डायगोनल कहलाता है। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हम इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है ना। एक और होता है डायगोनल, ये भी डायगोनल, ये भी एक डायगोनल है, पर मैट्रिक्स के अंदर बस ये एक डायगोनल है। बस यहाँ से यहाँ जो जाएगा उसी डायगोनल को कंसीडर करते हैं, इस वाले डायगोनल को कंसीडर नहीं करते। तो इसी को डायगोनल एंट्रीज कहना है, समझ गए। यही वाला डायगोनल कंसीडर करना है, और इसी डायगोनल में जो एंट्री पड़ती है उनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये डायगोनल एंट्रीज है, समझ गए। डायगोनल एंट्रीज, इनको इनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज लिख देना, ठीक है ना, डायगोनल एंट्रीज, इनको डायगोनल एंट्रीज कहते हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर बस डायगोनल एंट्रीज हो, बाकी सारी एंट्रीज जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, बट उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो होती है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो होती है। तो इसको ऐसे लिखो, और स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स in which all non-diagonal entries are zero। जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है, डायगोनल में तो जो है वो होती है, कुछ एंट्रीज होती है, पर नॉन डायगोनल जीरो होती है, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए जैसे ये 2 5 ये 0 0, समझ गए। ये 2 5 कुछ भी ले लो, 2 5 7 कुछ भी ले लो, लेकिन डायगोनल के अलावा बाकी सारी जीरो होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स, पांचवा है ना ये, पांचवा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स होता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स को आप कह सकते हो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, और उसमें डायगोनल एंट्रीज सेम होती है। एक डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी जीरो होती है। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है और उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज सेम होती है। इसको ऐसे लिखो, अ डायगोनल मैट्रिक्स वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है, मतलब उसमें बाकी नॉन डायगोनल जीरो तो होगी और इधर कुछ होंगे नंबर होंगे, ठीक ना। लेकिन वो जो नंबर है इन विच ऑल डायगोनल एंट्रीज आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम होती है, ठीक है ना। तो वो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे 5 5 0 0, समझे। जैसे 2 तो 2 0, बाकी सारी जीरो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो आता है छठा, वो आता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप कह सकते हो कि वो एक स्केलर मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो फिक्स होता है, वो 1 होती है। उसको आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है ना, अ स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1, जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 होती है। 1 होती है मतलब ऐसे 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये होते हैं, ठीक है ना। और लास्ट आपका सातवां होता है, वो होता है जीरो मैट्रिक्स।
अभी तक जो मैंने मैट्रिक्स पढ़ा है सबका लिंक मैंने पढ़ा है एक तरीके से कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है विद सम एडिशनल प्रॉपर्टी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, उसमें कुछ एडिशन प्रॉपर्टी और होती है, क्या होती है कि नॉन डायगोनल एंट्री जीरो होती है। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है विद एडिशन प्रॉपर्टी की वो जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो आइडेंटिकल होती है। स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, वो एक स्केलर मैट्रिक्स ही होता है विद सम एडिशन प्रॉपर्टी की वो जो सेम एंट्री थी वो वन बन जाती है, वो फिक्स हो जाता है कि वन ही होगी, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं, जीरो मैट्रिक्स इन सबसे एक अलग ही मैट्रिक्स है। इन वाले मैट्रिक्स में तो फिर भी कोई लिंक थे ना, वो सेम वो ऊपर वाला ही होता है विद सम एडिशन प्रॉपर्टी ऐसे करके। लेकिन ये जीरो मैट्रिक्स का ऊपर वाले से कोई लिंक नहीं है, अलग ही मैट्रिक्स है, ठीक है ना। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स होता है अ मैट्रिक्स मैट्रिक्स विद ऑल एंट्रीज जीरो। एक मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एंट्री जीरो। अब वो कैसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, उसका स्क्वायर स्क्वायर मैट्रिक्स होना कोई कंपलसरी नहीं होता, वो कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। भाई आपको समझ में आ रहा होगा, बस उसमें सारी एंट्री जीरो होनी चाहिए, वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब जरा आप बताने की कोशिश करना, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करना इसका आंसर, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मैंने लिखा 5 लिख दिया, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, इसका कमेंट में आंसर देने का कोशिश करो, ठीक है ना। और फिर इसी को मेरे को बताओ क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। फिर मेरे को इसी को बताओ क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। फिर मेरे को इसी को बताओ क्या ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसके थोड़ा आंसर देने की कोशिश करो। और जब ये दे लोगे तो फिर मेरे को यहाँ पे बताना क्या फिर यही मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है, मतलब रॉ मैट्रिक्स है कि नहीं है, कि यही मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं है। इसके थोड़ा सा आंसर देने का कोशिश करना, ठीक है ना। तो अगर दे पा रही हो मतलब थोड़ा ब्रेन चलेगा आपका, ठीक है ना, इसलिए बस पूछ लिया आपसे, ठीक है। बाकी आगे के टॉपिक्स में मूव करते हैं। आगे आगे किताब पढ़ाते एक टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ये जो टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स बहुत सिंपल टॉपिक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब कब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन होती है, दो कंडीशंस है। पहली कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरी एलिमेंट सेम होने चाहिए। एलिमेंट मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब बेसिकली बात ये हो जाता है कि पूरा पूरा मैट्रिक्स ही सेम होना चाहिए, पूरी बात दोनों का मतलब ये हो जाता है पूरा मैट्रिक्स सेम होना चाहिए। मतलब जैसे कि ये मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, तो इसका ये मैट्रिक्स है तो ये इसके अंदर एलिमेंट ये है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2। तो दूसरा मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, अगर उसको इक्वल होना है इस मैट्रिक्स के, दो कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का होना चाहिए। और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब कि भाई इसका 1 1 1 है, इसका जो इस मैट्रिक्स का जो 1 1 है वो 1 है, तो उसका भी 1 1 1 होना चाहिए, समझ गए। 1 होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ऐसे। तो आप बोलेगा भाई फिर तो ये तो डिट्टो पूरा मैट्रिक्स ही सेम ही है बिल्कुल, फिर तो यही है दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी बोलते हैं जब वो बिल्कुल ही सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, एंट्री भी सेम हो, सब कुछ ही सेम हो, तभी उनको इक्वल कहा जाता है। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। वो एग्जाम्पल नंबर 4 देखना। वो आपको दो मैट्रिक्स दे रहा है, कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दे रहा हूँ, कह रहा है x+3 z+4 2y-7, और बगल में वो मैट्रिक्स और दे रहा है, मैंने पूरा नहीं लिखा अभी, 0 6 3y-2 ऐसे करके दे रहा है, ठीक है ना। कह रहा है ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है ना। अब हमने सीखा भाई कि दो मैट्रिक्स तो इक्वल तब होते जब ऑर्डर सेम हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो हम बोलेंगे इसका मतलब भाई ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम दिख ही रहा है, ठीक है ना, वो क्वेश्चन में दिख जा रहा है, ठीक है ना। अब अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो मतलब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, मतलब कि ये x+3 ये बराबर होगा 0 के। अब x+3 बराबर अगर 0 है तो मैं x निकाल सकता हूँ, और उसने वही बोला, कह रहा है A B C D X Y Z इसके वैल्यूज़ निकालने।
तो इस वाली नॉलेज का कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट कॉरस्पॉन्ड एलिमेंट बराबर हो, इस नॉलेज का इस्तेमाल करके हमसे वो एक्स वाई जेड निकलवाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, वो आपको पहले से मैट्रिक्स इक्वल दे देगा और आपको बस याद रखना है कि भाई मुझे पता है कि अगर मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है ना, और उसको इक्वल पुट पुट करके आपको वैल्यूज निकाल देनी है, ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 12वीं क्लास का बच्चा कर ना पाए मान नहीं सकता, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाओ। ये फिर भी मतलब एग्जाम्पल नंबर 5 फिर भी थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 4 से थोड़ा सा हल्का सा लेवल ऊपर है, पर ये भी बच्चों वाला ही है, ठीक है ना। इसमें कैसे कर रहा है वो, फिर से वही एक सेम ये टॉपिक पे क्वेश्चन, 2a + b a - 2b 5c - d 4c + 3b 3d ऑल इक्वल टू दे रखा है 4 - 3 11 और 24 के। हम बोलेंगे भाई सिंपल बात है, फिर से उसने दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखे हैं, और दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं जब ऑर्डर सेम, ऑर्डर तो सेम दिख ही रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, ये इसके बराबर बोलना है, ये इसके बराबर बोलना है, समझ गए। तो आपको बोलना है कि 2a + b ये बराबर है 4 के, समझ गए, और a प्लस में a माइनस में 2b वो बराबर है -3 के। इन दोनों इक्वेशंस को इस्तेमाल करना है, इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करना है। इक्वेशन इन टू वेरिएबल ए बी, जैसे इक्वेशन इन टू वेरिएबल हम करते हैं, इक्वेशन टू वेरिएबल, इसको इस्तेमाल करना है, इसको इस्तेमाल करके सॉल्व कर डालना है इन दोनों को। वो यही मांग रहा है, ए और बी की वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल है, कर लोगे आराम से, समझ गए ना। और इसको इसके इक्वल टू पुट कर, इसको इक्वल टू पुट करके सी और डी की दो इक्वेशन आ जाएगी और उसको भी सॉल्व कर लोगे। 12वीं क्लास का बच्चा ये क्वेश्चन कर ना सके, मैं मान ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता ना कर सके। ईजिली है, बहुत ईजिली कर लोगे, जैसे हल्का सा मैं करके दिखा देता हूँ फिर भी। तो 2a + b = 4 है, मैं नीचे वाली क्वेश्चन को इस वाली क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, वहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2a - 4b ऑल इक्वल टू -6, और फिर इक्वेशन का वो साइन चेंज कर देंगे तो ये कट जाएगा, समझ गए ना। 5b ऑल इक्वल टू 10 एंड b = 2, और फिर इसको पुट करके किसी एक में एक का वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही इन दोनों इक्वेशन के साथ आपको हरकत करना है, इसको पुट करके करते थे ना 10वीं क्लास के अंदर, इक्वेशन टू वेरिएबल बहुत इजीली कर लोगे। 12वीं क्लास का बच्चा ये ना कर सका, मैं मान ही नहीं सकता, ठीक है ना। कर लोगे आराम से, हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बस। अब इसके बाद क्या करता है वो, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर देता है। तो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नहीं, कुछ क्वेश्चन तो लिख के करने लायक है नहीं, उसको तो वैसे करवाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन्हें मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, उस मैट्रिक्स के अंदर कह रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कह रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट, कैन राइट द एलिमेंट A13 मतलब फर्स्ट और रो और थर्ड कॉलम के अंदर। तो फर्स्ट और थर्ड को 19 आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड कॉलम के अंदर, ठीक ना। A21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर 35 आ रहा है। अभी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ऐसे आपको बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। सेकंड कहता है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो 24 है, ये अच्छा क्वेश्चन है फिर भी। एक्सरसाइज ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे ही जल्दी से ख़त्म करा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो उसमें उसने पूछा 24 है, तो ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल कराता है जैसा, ठीक है ना। तो 24 के पॉसिबल फैक्टर्स सोच लो, मतलब कैसे 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 24 बन सकता है। तो 24 बन जाएगा आपका 24 × 1 से, ठीक है, और 1 × 24 से भी बन जाएगा। फिर 6 चौको 24 और 4 6 24 से भी बन जाएगा। 8 3 24, ठीक है, 3 8 24 से भी बन जाएगा। 12 दूनी 24, ठीक है, 2 12। तो ये इतने पॉसिबल ऑर्डर्स है आपके पास, उम्मीद लगा रहा हूँ मैंने कोई छोड़ा नहीं है, यही पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है ना। तो इतने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं अगर 24 एलिमेंट है एक मैट्रिक्स के अंदर, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे उस मैट्रिक्स के, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा अगर क्या हो अगर 13 होते, मतलब 13 होते तो फिर 2 ही थे, 13 × 1 और 1 × 13, क्योंकि 13 हमारे को पता है प्राइम नंबर है, तो उसका 1 × 13 और 13 × 1 ही बनेगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट। सेम क्वेश्चन है, रिपीट मतलब एक जैसा सही क्वेश्चन है, खुद से कर लेना, हो जाएगा, ठीक है ना। कंस्ट्रक्ट आ 2 × 2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, एक 2 × 2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। 2 × 2 का मैट्रिक्स होगा तो ऐसा होगा A11
A12 A21 A22, ठीक है ना। और हम बोलेंगे अच्छा ये करना है, उसने वो फॉर्मूला वही बता रखा है, कह रहा है कि मैट्रिक्स का, कहता है वो जो उसने लिख रखा है ना A=AIJ, इसका मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स को मैंने बोला था हम कैपिटल लेटर से डोनेट करते हैं, याद होगा, और अंदर की एंट्री को स्मॉल लेटर से डोनेट करते हैं। तो ये जो बड़ा मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ना, इसको A11 A12 A21 A22 ऐसे करके बड़ा सा लिखता हूँ, इसी को छोटा लिखने का तरीका होता है ये, इसी को बड़े को छोटा लिखने का तरीका होता है ये। इसको इग्नोर करो, अभी धक्का दो, ध्यान दो, मत ध्यान दो। मोटा मोटा आपको बस क्वेश्चन समझ में आ जाए कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, और हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके एलिमेंट जो है वो पहला वो कह रहा है कि अगर अगर एलिमेंट AIJ, अगर वो निकल रहे हैं I+J का स्क्वायर बटे 2 से, तो पहला ये वाला खेल है। तो अगर इसके हिसाब से चलूँ तो A11 कितना आएगा, हम बोले 1+1 का स्क्वायर बटे में 2, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इज़ 4/2 विच इज इक्वल टू 2, तो मेरा 2 आया, ठीक है ना। ऐसे ही मैं समझ गया ना, मैंने इसको फॉर्मूले के अंदर डाल के निकाल दिया IJ से आंसर, जैसे मैंने एग्जांपल करवाया था। ऐसे ही 1 2 डालूंगा यहाँ पे 1 और 2, और इसका आंसर निकाल दूंगा, और 2 और 1 डाल के 2 और 1 वो सेम ही आएगा, जो 1 2 का आएगा आंसर वो इधर इसका आएगा, क्योंकि समझ गए ना। फिर 2 2 को डाल के 2 2 डाल के यहाँ पे 2 और 2 डाल के इसका भी आंसर निकाल दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। फिर आपको दोबारा करना है, समझ गए, ये तो पहले का ही आंसर आएगा, फिर दोबारा करना है, एक और 2x2 का ऑर्डर मैट्रिक्स बनाना है, A11 A12 A21 A22, और अब की बार जो फॉर्मूला लेना है वो लेना है I/J। अब की बार ये करना है, तो आपका A11 का आंसर जो आएगा A11 वो आएगा 1/1, दैट इज इक्वल टू 1, तो मेरा 1 निकला। समझ में आ रही है क्वेश्चन, इतने भी हार्ड है नहीं, आराम से कर लो, कैसे वो थर्ड करना है, ईजी है बहुत, बच्चों वाले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। 5 में कह रहा है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। तो अब इसने क्या करा, वो चौथा क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा लेवल अप कर दिया, 3/4 एक थोड़ा बड़ा मैट्रिक्स बनवा रहा है आपसे, समझ गए। 5वें क्वेश्चन के अंदर 3/4, 3 तो रोज और 4 उसके अंदर ये, सो A11 A12 देख यार, A12 A13 A14, ठीक है ना। ऐसे आपका आएगा A21 A31, यहाँ पे लास्ट में आएगा A34, ऐसे करके समझ गए ना, A24 मतलब पूरा भर लेना। तो ऐसे करके A3 रो 4 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाना है, और आपको ये इतनी जितनी भी एंट्रीज है सबको निकालना पड़ेगा उससे। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आप में से ज़्यादातर बच्चे पता करेंगे भी नहीं, इतना बड़ा है, क्योंकि समझ में आ जाता है क्या टॉपिक तो समझ में आ गया, अब इतना बड़ा मैं क्यों करूँ। तो रियलिटी बता रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर बच्चे करेंगे भी नहीं इस क्वेश्चन को, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ऊपर कि यार क्या करवा रहा है, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाकी, इसलिए मैं भी नहीं करवा रहा, क्योंकि मुझे पता है आपको इंटरेस्ट ही नहीं होगा अब इस लेवल पे आके कि यार समझ में तो आ ही गया टॉपिक, अब क्या करना। आगे बढ़ते हैं 6th, फाइंड द वैल्यू ऑफ x/z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो वो इक्वल वाला, जो इक्वल वाली क्वेश्चन करे, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो फर्स्ट वो दे रहा है 4 3 x5 ऑल इक्वल टू YZ 1 5, 4 इक्वल टू Y हो गया, 3 इक्वल टू Z हो गया, x इक्वल टू 1 हो गया। बाकी दो ही क्वेश्चन आपको से सॉल्व करना, बाकी जो दो दे रखे हैं आराम से हो जाएंगे, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD, 4 की वैल्यू निकालने, ये भी सेम वही है जो अभी मैंने एक एग्जाम्पल करवाया, ईजिली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। 8वां कह रहा है A इक्वल टू AIJ, ये क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। कह रहा है A इक्वल टू AIJ, ये मैंने बताया आपको कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर ए से डोनेट कर देते हैं, ठीक है ना, कैपिटल लेटर ए से डोनेट कर देते हैं, और ये जो बड़ा मैं लिखता हूँ इसी को लिखने का छोटा वर्जन होता है, छोटा तरीका होता है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये किसी मैट्रिक्स ए के बारे में बात कर रहा है जिसके अंदर कुछ AIJ कुछ एंट्रीज होगी, ठीक है ना, और उसके यहाँ पे कुछ M/N ये लिख रखा है। M/N क्या है, हम बोलेंगे ये होगा उस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर होगा, जैसे इसका ऑर्डर है 3/3 × 4, ऐसे होगा उस मैट्रिक्स का कुछ ऑर्डर, तो M×N ऑर्डर के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। कहते हैं इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो M = N होगा, सी ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। 9वां कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ XY मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल, XY की क्या वैल्यू इक्वल बनाती है। तो ये आप आराम से कर सकते हो भाई, इस क्वेश्चन के अंदर ये दो मैट्रिक्स मुझे इक्वल पुट कर देने, ठीक है ना, और X और Y की वैल्यू निकाल देनी है। Y की वैल्यू समझ गए ना, ये दो मैट्रिक्स जो दे रखे हैं इनको इक्वल टू पुट कर देना है,
और एक्स वाई की वैल्यू निकाल देनी है 5 इक्वल टू वाई माइनस टू, तो वाई माइनस टू इक्वल टू 5 हो गया और वाई इक्वल टू 7 हो गया। तो वाई इक्वल टू 7 कर लेना, MCQ क्वेश्चन है, कर लोगे आराम से, 12वीं क्लास का बच्चा ना कर पाए मान नहीं सकता, ठीक है ना। 10वां, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद एंट्री 0 and 1। 3x3 ऑर्डर के कितने मैट्रिक्स बना सकते हो? 3x3 ऑर्डर के जिसमें हर एंट्री 0 हो या 1 हो। तो जैसे मैं एक बना सकता हूँ, ये एक हो गया। और कितने बना सकते हो? एक ये बनाया जा सकता है, समझ गए? एक ये बना सकता हूँ। और कितने बना सकते हो? तो और आप बहुत बना सकते हो भाई। आपको समझ में आ रहा होगा, आप बहुत सारे मैट्रिसेस बना सकते हो यहाँ पे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैट्रिसेस का है ही नहीं, ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का नहीं है, ये क्वेश्चन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसका है, ठीक है ना। तो आपको सोचना है कि 9 प्लेसेस है, 9 प्लेसेस को मुझे 2 डिजिट है 0 और 1 उससे भरना है। तो कितने तरीक़ों से भर सकता हूँ वो आपको सोचना है, ठीक है ना। तो क्लियर, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 आएगा। रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन अलाउड है। अभी आपको समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आपने कैसे पढ़ा है। एक तरीका ये होता है रिपीटेशन में, वो एक तो फॉर्मूला होता है पावर एन वेन वाला, या फिर सिंपल ये डब्बे वाला तरीका होता है। डब्बे वाला तरीके से पढ़ाता हूँ मैं तो, अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है तो मैं डब्बे वाले तरीके से पढ़ाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डब्बे एक्स्ट्रा बन गए, ठीक है। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि 9 प्लेसेस है, ठीक है ना। तो 9 डब्बे बना दो कि 9 जगहों को भरना है। कितने से भरना है? मतलब कि 2 है, 0 और 1 से भरना है, और रिपीटेशन अलाउड है। तो 2 और 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 2 ऐसे करके, ठीक है ना। तो 2 की पावर 9 हो जाएगा। 2 की पावर 9 का आंसर 512 आएगा, जो वो ऑप्शन नंबर डी है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, एक्सरसाइज को क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे, टॉपिक समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लोगों के साथ हो सके तो वीडियो को शेयर करना, ठीक है ना। बाकी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।